गाइस वेलकम टू एजुकेशन लाइव टॉक चैनल। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कल हम कुछ डिस्कस किए थे वेस्ट बंगाल स्टेट का पार्ट 1 डिस्कस किए थे। आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए गाइस, कल हमने जो वीडियो दिया था वहाँ पर 1 to 50 क्वेश्चन था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 51 to 100 क्वेश्चन। ओके, तो एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। ओके, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो एक बार सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन। ओके, तो आइए देखते हैं आज नेक्स्ट क्या क्या क्वेश्चन पूछा गए थे वेस्ट बंगाल सेट में। ओके, देखिए 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए गाइस, 51 में क्या दिया था, इन इंडियन फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट स्मृति इज टर्म्ड एज। इंडियन फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में स्मृति को क्या बोलते हैं। ओके, तो देखिए गाइस, यहाँ पर दिया था रिप्रेजेंटेटिव कॉग्निशन, वैलिड नॉलेज, अनुभव एंड विकल्पा। ओके, तो आप लोग ही सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, देखिए यहाँ पर स्मृति मीन्स क्या है। स्मृति मीन्स है आपका मेमोरी से रिलेटेड है इस स्मृति टर्म। ओके, तो मेमोरी में क्या क्या आएगा, आपका कॉग्निशन आएगा। ओके, देखिए ये आपका स्मृति जो है ये आपका रोट लर्निंग पे फोकस किया जाता है, आपका जो मेमोरी लेवल लर्निंग है उसके साथ डील करता है। तो स्मृति मीन्स क्या होता है, स्मृति मीन्स होता है आपका रिकॉल लर्निंग। ओके, डाटाफिकेशन आते हैं इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिप्रेजेंटेटिव कंडीशन। ओके, देखिए गाइस, वैलिड नॉलेज नहीं होगा और अनुभव भी नहीं होगा और विकल्प भी नहीं होगा। स्मृति आपका माइंड से रिलेटेड है, आपका कॉग्निशन से रिलेटेड है, आप लोग फैक्ट मेमोरी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग करते हो। ओके, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा रिप्रेजेंटेटिव कॉग्निशन। ओके, आई होप ऑल क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है 52 नंबर क्वेश्चन। ओके, 52 नंबर में देखिए क्या है, ए वेरिएबल दैट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, डिफाइन, कंट्रोल इन एजुकेशनल रिसर्च, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ए कन्फाउंडिंग वेरिएबल, एन इंटरवेनिंग वेरिएबल, एन एक्सटर्नल वेरिएबल। गाइस आप लोग ही बोलो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, लेकिन देखिए पहले किस वेरिएबल से लिया है, ऑप्शन ए में एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है टीचर। ओके, जो कि इंडिपेंडेंट है। ओके, और आपका जो एक्सटर्नल वेरिएबल है, एक्सटर्नल वेरिएबल आप लोगों को मालूम ही है एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्ट से रिलेटेड होता है। एंड एन इंटरवेनिंग वेरिएबल मतलब आप लोगों का क्या होता है, इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होता है। इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है वो जो आप लोग जानते हैं जो इंटरफेयर करते हैं। तो इंटरवेनिंग आप लोगों का स्टडी में जो भी वेरिएबल इंटरफेयर करते हैं तो इंटरवेनिंग भी नहीं होता। और कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल, ये जो आपका कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल है, कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या है, व्हाट डू मीन बाय द टर्म कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल। तो आपका कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है, ए कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल इज एन अनमेजर्ड थर्ड वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंसेस बोथ द सपोज्ड कॉज एंड द सपोज्ड इफेक्ट्स। It is important to consider potential confounding variable and account for them in your research design to ensure your result are valid. Okay, तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर लिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 में देखिए क्या है, एकदम इजी क्वेश्चन दिया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये जो आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग था उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों के वेस्ट बंगाल सेट में। तो यहाँ पर बोला गया है ऑप्शन ए में मेमोरी लेवल, ऑप्शन बी में अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड ऑप्शन सी में रिफ्लेक्टिव लेवल, एंड ऑप्शन नंबर डी में क्रिटिकल लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, आप लोगों को मालूम ही है जो आपका थ्री टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, वहाँ पर क्या था, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो आप लोग मेमोरी लेवल किसको बोलते हो, मेमोरी लेवल मतलब फैक्ट से रिलेटेड होता है, डाटाफिकेशन से रिलेटेड होता है। मेमोरी लेवल फैक्ट्स, रिकॉल, मेमोरी से रिलेटेड है, आपका कॉग्निशन से रिलेटेड है। ओके, और आपका दूसरा दिया था अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में अब जो कुछ भी चीज़ एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों के दिमाग में जो कुछ भी अंडरस्टैंड जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में अंडरस्टैंड
होना चाहिए, उसको कहते हैं आप लोगों को ब्रेन में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अंडरस्टैंड तब आप लोगों के दिमाग में मानो कि एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, अगर आप लोगों के पास उस कॉन्सेप्ट का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दिया गया है, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाए, तो आप लोगों का अंडरस्टैंड नहीं होगा जब तक आप पूरी तरीके से उस चीज़ को जान ना लेते हो। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल आपका क्या होगा? रिफ्लेक्टिव लेवल आपका हायर लेवल में आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जहाँ पर होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो आप इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ये जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है उसका एक दूसरा नाम दिया गया है इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है 54 में, मैच द फॉलोइंग आइटम ऑफ टेस्ट लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 में यहाँ पर दिया गया है सोल, मैटर, प्रिंसिपल एंड मोशन, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट, धर्मो, अधर्मो, पुद्गला, जीवा एंड स्पेच। यहाँ पर 2 लिस्ट दिया गया है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। देखिए लिस्ट 1 में क्या दिया गया है, सोल। सोल आपका किसके साथ डील करते हैं, तो देखिए गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। देखिए पहले तो आप लोग आंसर आप लोग ऑप्शन से ही आप लोग बना सकते हो। देखिए ऑप्शन बी और सी में जो दिया गया है ना, ऑप्शन बी और सी, ये तो नहीं होगा। देखिए आप लोग सोल, सोल किसके साथ डील करते हैं, आप लोगों को मालूम ही है, सोल डील करते हैं जीव के साथ, जीवा आपका करेक्ट आंसर। ओके, और देखिए मैटर, मैटर मतलब क्या है, मैटर मतलब मेटेरियल वर्ल्ड, जितने भी मैटर है आप लोगों का सोसाइटी में आप लोग बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर आप लोगों का वर्ल्ड एक मटेरियल वर्ल्ड है। ओके, तो यह किसके साथ डील करता है, डील करता है पुद्गला के साथ। ओके, तो 2 चला गया सी के साथ और 1 चला गया जीवा के साथ, 1 हो गया आपका डी। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोशन। प्रिंसिपल ऑफ मोशन आपका किस में जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मोशन आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, धर्मा। आप लोग धर्मा में जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मोशन। ओके, और नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट किस में जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट जाएगा आप लोगों को धर्म के साथ। ओके, और 4 के साथ चला गया बी। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, वैलिड नॉलेज इन इंडियन फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट इज रिलेटेड टू। ये जो आपका वैलिड नॉलेज बोला है ना इंडियन फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडियन फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में वैलिड नॉलेज किसको बोलते हैं हम। ओके, वैलिड नॉलेज हम लोग किसको हम बोलते हैं, वैलिड नॉलेज किसको बोलते हैं हम लोग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सोर्स ऑफ नॉलेज प्रमाण। प्रमाण जो कि दिया गया है वो एक इंडियन फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में वैलिड नॉलेज है, ना कि प्रमाता, प्रमेय और ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, बिकॉज ए और बी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, करेक्ट आंसर्स। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस 56, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस बट नॉट। रिसर्च क्या है, रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, आप लोगों को मालूम ही है। रिसर्च मीन्स क्या है, रिसर्च मीन्स सर्च अगेन एंड अगेन। आप लोग जो कुछ भी प्रॉपर अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप लोग जो भी करते हो साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करना चाहिए। ओके, तो रिसर्च इज़ ए प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक ओरिएंटेड। ओके, तो आप लोग देख लो, यहाँ पे ऑप्शन ए पे दिया गया है सीक्वेंशियल प्रोसेस, ऑप्शन बी में दिया गया है इटरेटिव प्रोसेस, ऑप्शन सी में दिया गया है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे देखिए गाइस, ये जो आपका सीक्वेंशियल प्रोसेस ये जो लिखा है सीक्वेंशियल प्रोसेस होगा, ये पॉजिटिव थिंक है, रिसर्च में सीक्वेंशियल प्रोसेस आएगा। ओके, तो आप लोग 56 का जो ए ऑप्शन है ये सीक्वेंशियल प्रोसेस उसमें से आएगा। आप लोगों का कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी आएगा, आप लोगों का हियरजिकल प्रोसेस भी आएगा। तो रिसर्च में कौन नहीं आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है बट नॉट। रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस बट नॉट, इसमें से रिसर्च में कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ए इटरेटिव प्रोसेस। इटरेटिव प्रोसेस नहीं है, ये जो आपका इटरेटिव प्रोसेस दिया गया है, इटरेटिव मीन्स क्या है, रिपीटेटिव बिहेवियर। ओके, रिपीटेटिव, मानो कि आप लोग ने एक स्टडी किया है,
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स की क्वालिटेटिव क्वांटिटिव जो कुछ भी रिसर्च आप लोगों ने किया है, ओके, तो उसके बेसिस पे आप लोग मानो कि एक रिजल्ट आया था, तो आप लोग सेम रिजल्ट पे, सेम एनालिसिस पे, सेम स्टडी करते हो, नहीं करते हो ना, तो इटरेटिव प्रोसेस नहीं होगा। रिसर्च इज ए सीक्वेंशियल प्रोसेस, आप लोग स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करते हो उसको, एक पर्टिकुलर स्टडी को, ओके, और इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। रिसर्च मीन्स सर्च एंड एगेन, तो इट इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ओके। और ये हियरिचिकल प्रोसेस, हियरिचिकल मेथड भी होता है, आप लोग क्लासिफिकेशन करते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च करते हो, हिस्टोरिकल रिसर्च, फिलोसॉफिकल रिसर्च, एंड आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव में लॉन्गिट्यूडनल और बहुत कुछ रिसर्च का टाइप्स है, तो वो किस में आएगा, वो एक हियरिचिकल प्रोसेस में आप लोग करते हो। डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एक हियरिचिकल तरीके से आप लोग करते हो। तो इसमें से ये सीक्वेंशियल प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और ये हियरिचिकल प्रोसेस, ये तीनों प्रोसेस ही रिसर्च में आएगा। तो इसका नेगेटिव आंसर क्या है, इसका रॉन्ग आंसर, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव दिया है, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा इटरेटिव प्रोसेस। इटरेटिव प्रोसेस इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रिसर्च, ओके। आई होप अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग पॉलिसी ऑप्शन इज इंक्लूड्स। आप लोगों का जो कमिटी एंड कमीशंस में सिलेबस था, वहाँ पे आप लोगों का पॉलिसी ऑप्शन के एक साइकिल दिया गया था कि पॉलिसी ऑप्शंस में क्या क्या आते हैं, ओके। तो वहाँ पर आप लोग देखिएगा, पॉलिसी ऑप्शन में बहुत कुछ था, ओके। तो उसमें से यहाँ पर दिया गया है 1, 2, 3 एंड 4, और 4 ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट दिया गया है सिस्टेमेटिक मोड, इंक्रीमेंटल मोड एंड एडहॉक मोड एंड इम्पोर्शन मोड, ओके। यहाँ पर 4th मोड दिया गया है, आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा इसमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है, ओके। देखिए गाइस, आप लोग जब एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने वाले हो, तो वहाँ पर कुछ स्टेप्स दिया गया था। पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोगों को एग्जिस्टिंग करेंट सिचुएशन के बेस पे आप लोगों को स्टडी करना चाहिए। देन आपका पॉलिसी टाइप आएगा और बहुत कुछ आएगा, इम्प्लीमेंटेशन साइकिल आएगा, जेनरेशन, इवोल्यूशन, बहुत कुछ इंक्लूड होता है। जब आप लोग पॉलिसी ऑप्शंस में जनरेटिंग करते हो, तो आप लोगों को क्या ध्यान देना चाहिए, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट आंसर। 1 and 2 आर करेक्ट, ओके। आपका सिस्टमेटिक मोड भी करेक्ट है और आपका इंक्रीमेंटल मोड भी करेक्ट है, और 3 और 4 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ओके। एडहॉक मोड एंड इम्पोर्शन मोड, देखिए गाइस, एडहॉक एडहॉक मतलब आपका स्पेसिफिक टर्म, ओके। स्पेसिफिक तरीके से आप लोग करोगे, स्पेसिफिक तरीके से आप लोग करोगे, लेकिन स्पेसिफिक तरीके से जब करोगे, जब आपका पॉलिसी आप जिस भी सिचुएशन में उसको अप्लाई करोगे, उसका प्रॉपर रीज़न, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप लोग प्रॉपर इम्प्लीमेंट करोगे। उसके बाद आप लोग एक स्टडी कब स्पेसिफिक मानते हो, जब आप लोगों को स्टडी पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब आप लोग सोचते हो कि हाँ मेरा स्टडी सही है, तब आप लोग इम्प्लीमेंट करने के बाद आप लोगों का स्पेसिफिक तो होना चाहिए, तो आप लोग पहले डिसाइड करते हो। लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। और इम्पोर्टेशन मोड आपका नहीं होगा, ओके। इंपोर्टेशन मोड आपका नहीं होगा, तो आपका 57 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखिए 58 में क्या दिया गया है, the individual with disabilities education are provides free and appropriate public education to all children with disability. What else is provided to all students under it, okay। ये जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का एक पार्ट है, इंडिविजुअलाइज्ड विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, ओके, वहाँ पर बोला है प्रोवाइड ए फ्री एंड अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन, ओके। पूरा फ्री एंड अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन के बारे में बोला है टू ऑल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। जो कुछ भी आप लोगों का डिसेबिलिटी चिल्ड्रन है, डिसेबिलिटी बच्चे हैं, सबके लिए फ्री एंड अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। तो व्हाट एल्स इज प्रोवाइड टू ऑल स्टूडेंट अंडर इट, तो वहाँ पर क्या बोला गया है, सब हर एक स्टूडेंट किसके अंदर आना चाहिए, प्रोफेशनल क्लासरूम असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन टू द स्कूल ऑफ द चॉइस, इंस्ट्रक्शन इज द लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट, ए पैरा प्रोफेशनल एड टू एसिस्ट विद द इंस्ट्रक्शन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ट्रांसपोर्टेशन टू द स्कूल ऑफ देयर चॉइस, ओके।
देखिए हर एक बच्चे के इंडिविजुअल फ्रीडम देना चाहिए ताकि वो खुद के चॉइस अपने फ्रीडम के बेसिस पे इंडिविजुअल एज ए ह्यूमन बींग आपका डिसीजन आप खुद ले सको। ओके, तो यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन या रूल्स के बारे में नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में देखिए रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट नहीं देना चाहिए। और पहले ऑप्शन पे बोला है प्रीफरेशनल क्लासरूम असाइनमेंट। ओके, प्रीफरेशनल क्लासरूम असाइनमेंट देखिए यहाँ पर सिर्फ क्लासरूम वर्क के बारे में बोला गया है, तो ये इतना नहीं जा रहा है। ओके, और ऑप्शन नंबर डी पे देखिए पैरा प्रोफेशनल एड टू असिस्ट विद द इंस्ट्रक्शन, पैरा प्रोफेशनल एड टू असिस्ट विद द इंस्ट्रक्शन। ओके, देखिए हर एक टाइम आप लोगों को असिस्ट करना चाहिए इंस्ट्रक्शन ताकि सही हो, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ट्रांसपोर्ट टू हर एक इंडिविजुअल। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब ही आप लोगों का होता है एजुकेशन फॉर ऑल। ओके, तो हर एक इंडिविजुअल को प्रॉपर फ्रीडम देना चाहिए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 59। इन योगा फिलोसॉफी साध मीन्स, योगा फिलोसॉफी में जो आपका आप लोगों को मालूम ही है योगा फिलोसॉफी किस पे बेस्ड है। योगा फिलोसॉफी में यहाँ पर दिया गया है योगा फिलोसॉफी में साध्य का मीन्स क्या है, स्टडी रिलीजियस स्क्रिप्चर, रिमेंबरिंग गॉड, अंडरस्टूड एज ए कॉन्टेमेंट और आपका पावर ऑफ टॉलरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिमेंबरिंग गॉड। ओके, देखिए आप लोगों का योगा फिलोसॉफी योगा दिया था आप लोगों का पतंजलि ने बहुत कुछ डिस्कस किया है उसमें। तो आपका योगा फिलोसॉफी में आप लोगों ने पढ़ाई होगा पुरुष प्रकृति गॉड के बारे में वहाँ पर बोला था। तो साध्य मीन्स क्या होता है, स्टडी रिलीजियस स्क्रिप्चर, सिर्फ रिलीजियस स्क्रिप्चर आप लोग पढ़ लोगे स्टडी कर लोगे तब आपको साध्य लाभ मिल जाएगा, ये इतना ये होता है नहीं, ये होता भी नहीं है। रिमेंबरिंग गॉड, आप लोग गॉड को रिमेंबर करते हो। देखिए गाइस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अंडरस्टूड एज कॉन्टेमेंट, सिर्फ कॉन्टेमेंट अंडरस्टूड कर लोगे और तब आप लोग को साध्य अचीव हो जाएगा। और लास्ट दिया गया है पावर ऑफ टॉलरेंस तो नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली क्वेश्चन है ये, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग एक बार देख लेना आंसर की आने के बाद इसका आंसर क्या देते हैं उसमें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन पे देखिए conclusions of a study undertaken in the field of the education immediately follows। ओके, देखिए conclusion of the study, आप लोग जब मानो कि एक स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पर जब आप कंक्लूशन करते हो तो अंडरटेकन इन दिस फील्ड ऑफ द एजुकेशन इमीडिएटली फॉलोज। तो वहाँ पर एजुकेशन में जब लोग आप मानो कि आप लोग एक रिसर्च कर रहे हो, जब आप लोग कंक्लूशन करते हो तो उस स्टडी को क्या बोलते हैं, मेजर फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी। आप लोगों को फाइंडिंग्स, आप लोग जितने भी स्टडी किए उसका फाइंडिंग्स कंक्लूशन में क्या आएगा, आपको फाइंडिंग्स तो आएगा। डिस्कशन ऑफ रिजल्ट, आप लोग ना कि वहाँ पर इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, आप लोग कंक्लूशन लिख रहे हो। ओके, सजेशन फॉर द फर्दर रिसर्च, आपका रिसर्च कंप्लीट ही नहीं हुआ तो आप फर्दर रिसर्च पे कैसे जाओगे। और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी नहीं आएगा। आप लोगों को कुछ बिहेवियरिज्म कॉग्निटिविज्म थ्योरी नहीं है कि वहाँ पर आप लोग एजुकेशन इम्प्लीकेशन देखें। एजुकेशन इम्प्लीकेशन रिसर्च में भी होता है, आप लोग जो भी रिजल्ट इंटरप्रेट करते हो वहाँ पर एजुकेशन इम्प्लीकेशन होता है, लेकिन अब एजुकेशन इम्प्लीकेशन होता है लेकिन वहाँ पर आप लोगों का रिजल्ट का इम्प्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर पूछा है आप लोगों का जब एक रिसर्च या कोर्स कंडक्ट करते हो तब आप लोगों का कंक्लूशन जब आप लोग निकालते हो तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मेजर फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी। आप लोगों का फाइंडिंग्स जितने भी मानो कि फर्स्ट टू लास्ट जितने भी प्रॉपर अच्छे तरीके से आप लोगों ने स्टडी किया है तो वो एज अ होल टोटल पार्ट उसमें डिस्कस करा गया है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं मेजर फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनोवेटिव इन एन टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में इनमें से कौन सा इनोवेटिव है। ओके, इनोवेटिव मतलब आप लोग जानते हो, इनोवेटिव मतलब है आप लोगों का इनोवेटिव आइडिया मतलब नोवेल्टीनेस, आप लोगों का करेंट सिचुएशन प्रेजेंट सिचुएशन और भी अच्छी तरीके से इनोवेशन होना चाहिए। ओके, टीचर एजुकेशन, तो टीचर एजुकेशन में इनोवेशन में किसके बारे में बोला गया है, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, पीआर टीचिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो गाइस आपका करेक्ट आंसर होगा कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ओके, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टीचर एजुकेशन में फॉलो किया गया है, ना कि आपका बिहेवियरिस्टिक, ना कि आपका पीआर, ना कि आपका
डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन तो नहीं होगा, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब डेमो देना, वहाँ पर टीचर डेमो देते हैं और स्टूडेंट उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर तो बोला ही है टीचर एजुकेशन में कौन सा इसमें से इनोवेटिव है, तो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगा। पीयर टीचिंग, यहाँ पर पीयर ट्यूटरिंग भी नहीं होगा। आपका बिहेवियरिस्टिक अप्रोच आप लोगों का स्किनर वाटसन आएगा, तो उसमें से यहाँ पर बोला है कौन सा इनोवेटिव है टीचर एजुकेशन में, तो टीचर एजुकेशन में इनोवेटिव है आप लोगों का कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑन कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग द चाइल्ड इज व्यूड एज। आप लोगों का जो कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है लर्निंग में, वहाँ पर द चाइल्ड इज व्यूड एज, तो चाइल्ड को किसके बारे में फोकस करना चाहिए। ओके, एज अ कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, तो आप लोग करेक्ट आंसर होगा प्रॉब्लम सॉल्वर। ओके, पैसिव लर्नर नहीं होगा वहाँ पर, टैबुलर रसो भी नहीं होगा, और टीचर डिपेंडेंट ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए लास्ट क्या है, व्हाट इज़ टू बी द कंसीडर वाइल इवैल्यूएटिंग द पॉलिसी ऑप्शन। जब आप लोग पॉलिसी ऑप्शन करते हो तो उसमें से व्हाट विल बी द कंसीडर वाइल इवैल्यूएटिंग पॉलिसी ऑप्शन। जब आप लोग पॉलिसी ऑप्शन इवैल्यूएटिंग करते हो तब उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। डिसरेबिलिटी होता है, अफोर्डेबिलिटी होता है एंड फिजिबिलिटी होता है। एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ईजी वाला क्वेश्चन दिया गया है। ओके, तो नेक्स्ट आप लोग देखिए, व्हिच करिकुलम मॉडल्स इज फोकसेस ऑन द डिसीजन मेकिंग। आप लोगों का डिसीजन मेकिंग में इनमें से कौन सा आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया है टीचर्स मॉडल, स्टेक्स मॉडल, स्टाफेल बीम्स, CIPP मॉडल्स एंड स्क्रीवेंस मॉडल्स। ओके, तो देखिए गाइस, आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा स्टाफेल बीम CIPP मॉडल। आप लोगों को वो मालूम ही है कि आप लोगों को करिकुलम में ये जो आपका टाइलर है, टाइलर का ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल, आप लोगों का स्टेक मॉडल भी पढ़ा था, आप लोगों का स्क्रीवेन मॉडल भी पढ़ा था, वो था गोल फ्री मॉडल। तो आप लोगों का स्टाफेल बीम में क्या पढ़ा था, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मॉडल। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है व्हिच करिकुलम मॉडल्स फोकसेस ऑन डिसीजन मेकिंग। आप लोग डिसीजन कब ले सकते हो, तो आप लोग करेक्ट आंसर होगा स्टाफेल बीम्स, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट। देखिए गाइस, ये जो आपका करिकुलम मॉडल है इसमें से बोला गया है डिसीजन मेकिंग, आप लोग कब डिसीजन लेते हो। तो टाइलर, स्टेक, स्क्रीवेन, वहाँ पर तो इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से अपना थ्योरी वहाँ पर दिया है। तो आप लोग कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि आप लोग देखिए गाइस, आप लोग खुद सोचो कि आप लोगों का हाँ, आप लोग जब आप लोग नीट सेट GRF दे रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, ये जो आपका वेस्ट बंगाल सेट एग्ज़ाम आप लोगों ने प्रिपरेशन किया था, तो आप लोगों का गोल किया था सेट अचीव करना। ओके, तो आप लोग वेस्ट बंगाल सेट दे रहे हो, तो आप लोगों का गोल क्या था, सेट में क्वालिफाई होना। ओके, तो आप लोग जब स्टडी कर रहे थे तो आप लोगों का कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, आप लोग एक पर्टिकुलर गोल से रिलेटेड आप लोग काम कर रहे थे कि मुझे सेट क्वालिफाई करना चाहिए, तो मुझे ऐसे ऐसे आप करके अब मेरा गोल तक पहुंच पाना है। जब आप लोगों का गोल फुलफिल हो गया, मानो कि आप लोगों का प्रोडक्ट और लर्निंग आउटकम क्या है, आप लोगों का क्वालिफाई। ओके, सेट क्वालिफाई। ओके, जब आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे तब आप लोगों का प्रोडक्ट और आउटकम आप लोगों का खुद आप लोगों के पास अपना रिजल्ट होगा। तो आप लोग खुद सोचो कि आप लोग जिस भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी आप लोग इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। ओके, यहाँ पर बोला गया है व्हिच करिकुलम मॉडल्स फोकसेस ऑन डिसीजन मेकिंग। देखिए, एवरी इंडिविजुअल पर्सन आप जैसे अपना काम करोगे ऐसे आपका रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो आप खुद डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ओके, CIPP मॉडल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट आपका क्या है, the process of adapting practice cultural item from another culture is known as, okay, the process of adapting practice culture item one culture to another culture, दैट इज कॉल्ड एक्लचरेशन होगा आपका। सोशलाइजेशन नहीं होगा, मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा, संस्कृतनाइजेशन भी नहीं होगा। देखिए गाइस, आपका जो सोशलाइजेशन है ये आपका क्या है, सो व्हाट यू मीन बाय द टर्म सोशलाइजेशन। देखिए गाइस, ये जो आपका सोशलाइजेशन है, सोशल रूल्स, सोशल नॉर्म्स, सोशल रेगुलेशन इंटरलाइज करना है आपके अंदर एंड सोसाइटी के अंदर। जितने भी एवरी इंडिविजुअल पर्सपेक्ट आर
होल एनवायरमेंट। ओके, तो ये आपका मॉडर्नाइजेशन, तो आप लोग मॉडर्न न्यू वेज, न्यू स्टाइल्स, इनोवेशन, आइडियाज़, ये सब होगा। आपका संस्कृतनाइजेशन, संस्कृतनाइजेशन टर्म कहाँ से आया है? संस्कृतनाइजेशन। ओके, संस्कृतनाइजेशन का प्रोपाउंडर श्रीनिवास था। ओके, तो आप लोगों का ये सब नहीं आएगा, आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा एक्लचरेशन। जब आप लोग एडेप्टेटिव करते हो कल्चरल आइटम को वन कल्चर टू अनदर कल्चर, दैट इज कॉल्ड एक्लचरेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए आप लोगों का 66 में किया दिया गया लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया गया है। यहाँ पर 2 लिस्ट दिया गया है। पहला लिस्ट है आपका थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस से रिलेटेड, और नेक्स्ट आप लोगों का बोला है प्रोपाउंडर एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट कोड। ओके, लिस्ट 1 में देखिए 2 फैक्टर थ्योरी पहले दिया गया है, तो आप लोग देख लो एक बार। 2 फैक्टर थ्योरी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंट और फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ओके, तो आप लोगों को करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों का हाँ, पहला देखिए 2 फैक्टर थ्योरी किस में से आएंगे? 2 फैक्टर थ्योरी में आप लोगों का आएगा स्पीयरमैन, और प्राइमरी मेंटल एबिलिटी किस में से आएगा? इसके साथ डील करते हैं एल थार्स्टन्स। ओके, और आप लोगों को आएगा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट आप लोगों को कौन दिया था? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट आप लोगों को दिया था जेपी गिलफोर्ड। ओके, और नेक्स्ट आप लोगों को दिया गया है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। तो ये आप लोगों का होगा फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में आप लोगों को मालूम है किसने दिया था, तो उसका करेक्ट आंसर होगा आर कैटल ने दिया था। ओके, तो आई होप गाइस आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया। एकदम इजी क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था, मैच द कॉलम वाला। एकदम आप लोगों का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का देखिए 67 नंबर क्वेश्चन में किया दिया गया ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप स्टाइल से पूछा गया था। ओके, ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ड ऑन व्हिच? ओके, हाईली कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, चेंज बेस्ड ऑन विजन, गुड फीलिंग एंड विल, बिलीव्स ऑन हियरिजी। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, चेंज बेस्ड ऑन विजन। ओके, ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप में आप लोगों का क्या आएगा? देखिए गाइस, हाईली कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, हाईली कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, गुड फीलिंग एंड विल भी नहीं होगा, आप लोगों का बिलीफ और हियरची भी नहीं होगा। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा चेंज बेस्ड ऑन विजन। ओके, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडर और मेंबर सब लोग, लीडर एज ए सबऑर्डिनेट और एम्प्लॉई, सबको मैनेजर और एम्प्लॉई सबको एक साथ इंक्लूड होकर काम करना चाहिए। पूरी अच्छी तरीके से बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, अच्छी तरीके से काम करना चाहिए, प्रॉपर रिवॉर्ड देना चाहिए। मानो कि आप लोग जिस कंपनी में एक एम्प्लॉई, बहुत सारे एम्प्लॉई काम करते हैं, उसको मैनेजर को उसके साथ प्रॉपर अच्छी तरीके से काम किया है तो उसको रिवॉर्ड भी देना चाहिए। सब कुछ यहाँ पर पॉजिटिविटी ज़्यादा काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए विजन चेंज बेस्ड ऑन द विजन है, विजन बेस्ड पे फोकस किया गया है। आप लोग एक बार देख लेना, ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच इज क्लोजली रिलेटेड ऑन दिस टर्म विजन। ओके, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आप लोग देखो, when the 0.95 confidence interval for a given m pop is determined, 0.95 is, अब लोगों को मालूम ही है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया गया है, एम पॉप इज डिटरमाइंड, और 0.95 को किस में से डिनोट करते हैं? क्रिटिकल प्रोबेबिलिटी, फिड्यूशियरी प्रोबेबिलिटी, ए बी मॉडल प्रोबेबिलिटी, ए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। आप लोगों को मालूम ही है कि ये फिड्यूशियरी लिमिट से क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए फिड्यूशियरी प्रोबेबिलिटी। फिड्यूशियरी लिमिट से आप लोगों का मालूम ही है 0 लेवल पे और 95 लेवल पे जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, एकदम इजी क्वेश्चन था। आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा ए फिड्यूशियरी प्रोबेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट आप लोग देखो 69 में देखिए गाइस किया गया था 69 में आप लोगों को दिया है व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्फासिस स्पेशल प्रोविजन फॉर SC एंड ST में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल से हर एक एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें से पूछा गया SC एंड ST पे फोकस किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, व्हिच आर्टिकल में फोकस किया गया, कौन सा आर्टिकल में फोकस किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ABC। ये जो आपका ABC
ये तीनों ही आएगा। आर्टिकल 46 में भी एससी के बारे में, एससी एसटी के बारे में बोला गया है, शेड्यूल टाइप और शेड्यूल कास्ट के बारे में, और आर्टिकल 330 में बोला गया है, और आर्टिकल 332 में भी बोला गया है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आई होप अंडरस्टैंड हो गया है आप लोगों को। 70 देखिए, इफ़ ए चाइल्ड क्रोनोलॉजिकल एज इज इक्वल टू हिज और मेंटल एज देन हिज और इंटेलिजेंस क्वेश्चन विल बी। आप लोगों को मालूम ही है कि ये जो आपका इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, आई क्यू इक्वल टू क्या होगा। तो आप लोगों को मालूम ही है, ये इसका एक फॉर्मूला है, मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। ओके, तो आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा है MA/CA इंटू 100। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा 100। देखिए MA/CA यहाँ पर दिया नहीं गया कि मेंटल एज कितना है और क्रोनोलॉजिकल एज कितना है। तो आप लोग एजम्पशन कर लो कि 100 ही होगा। तो मेंटल एज अब आपका 100 होता और क्रोनोलॉजिकल एज 100 होता, तो आप लोग मल्टीप्लाई करो 100 से, तो 100 ही रहता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 100। ओके, तो नेक्स्ट देखिए गाइस क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए गाइस यहाँ पर 100 क्यों हुआ, यहाँ पर लिखा है कि इफ़ ए चाइल्ड क्रोनोलॉजिकल एज इज इक्वल टू हिज और हर मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज इज इक्वल, मतलब क्रोनोलॉजिकल एज आपका 100 होता तो आप लोगों का मेंटल एज भी 100। यहाँ पर लिखा है इक्वल टू हिज और हर, तो इक्वलिटी मतलब क्या है, सेम होगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 100। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आप लोगों का है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑर्गेनाइजिंग इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर। आप लोग आपने पढ़ा ही होगा कि इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग के बारे में, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग के बारे में। तो पहला स्टेप क्या है, देखिए गाइस इस क्वेश्चन में आप लोग देखते हैं आंसर की तक वेट करते हैं, इसका आंसर क्या दिया है उसमें, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए गाइस यहाँ पर बोला है इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम का फर्स्ट स्टेप। देखिए इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर नहीं पूछा गया कि इन सर्विस टीचर के बारे में बोला नहीं गया, यहाँ पर बोला है इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम। कब आप लोग इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम जब लेते हो उसका स्टेप देखो। हम लोग इन सर्विस टीचर के लिए तो ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं, तो इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग जब लेते हैं तो पहले क्या करते हैं, पहले सिलेक्शन ऑफ द रिसोर्स पर्सन, पहले आप लोग रिसोर्स पर्सन को सिलेक्ट करते हो, फिर आप लोग वेन्यू टेस्ट सेंटर को सिलेक्ट करते हो, सी में दिया गया डिसाइडिंग मोडालिटीज ऑफ ट्रेनिंग, एंड लास्ट में दिया गया एसेसिंग ट्रेनिंग नीड्स। ओके, तो आप लोग तो ट्रेनिंग ही अभी तक ले रहे हो, तो उसका नीड्स क्या देखोगे, और अब रिसोर्स पर्सन भी क्यों देखोगे, सिलेक्शन तो पहले होकर आए हैं कि इन सर्विस टीचर बनने के लिए वो लायक है भी नहीं। ओके, तो और आपका सिलेक्शन वेन्यू भी नहीं चाहिए, तो आप लोग ट्रेनिंग लोगे, सेंटर तो चाहिए, हाँ ये तो बात ठीक है, लेकिन सिलेक्शन ऑफ द वेन्यू आप लोग वेन्यू सिलेक्ट करना चाहिए, लेकिन आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा डिसाइडिंग मोडालिटीज ऑफ द ट्रेनिंग। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट आंसर है, आप लोग जिस भी तरीके से ट्रेनिंग लेना चाहिए उसका क्या मेथड ओरिएंटेड है, कौन सा टीचर किस में इंटरेस्ट है, उसको क्या करना चाहिए, वो आपका खुद का डिसीजन है, किस लिए वो ट्रेनिंग लेना चाहता है, और आपका प्रोफेशनल स्किल को और अच्छी तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए उसको क्या क्या ट्रेनिंग लेना चाहिए, इंडक्शन कोर्स लेना चाहिए, समर स्कूल कोर्स, बहुत कुछ कोर्स है आप लोगों का इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग में आते हैं। ओके, तो उसमें से करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का सी। ओके, देखिए 72 में क्या दिया गया है, व्हाट आर द करेंट करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल। आप लोगों का करेंट करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल में क्या क्या आता है। ओके, तो देखिए करेंट करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल में आप लोगों का आता है सब्जेक्ट सेंटर्ड मॉडल एंड स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल। ओके, देखिए गाइस ये जो आपका करेंट करिकुलम डेवलपमेंट मतलब प्रेजेंट सिचुएशन पे डील करता है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में आप लोगों को क्या होगा, आप लोग खुद ही सोचो कि आप लोग पढ़ रहे हो, तो आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों का इंडिविजुअल डिसीजन आप लोगों का अलग अलग होता है। किस भी बच्चे को इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो आप लोग अपना इंडिविजुअल डिसीजन आप लोग खुद लेते हो, ना कि आप लोगों को फोर्सफुली दिया जाता है। हाँ, फोर्सफुली कब दिया जाता है, जब आप लोगों का पेरेंट्स बोलता है तुम डॉक्टर बनो, लेकिन तुम्हारा
इच्छा है कि तुम इंजीनियरिंग पढ़ो, वो लेकिन वो एक फैमिली मैटर से रिस्ट्रिक्टेड है, ओके। लेकिन इसमें से नहीं आएगा। तो आप लोगों को करिकुलम प्रेजेंट करिकुलम डेवलपमेंट आप लोगों का सब्जेक्ट सेंटर मॉडल से रिलेटेड है, और स्टूडेंट सेंटर इस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप लोग खुद, आप लोगों का डिसीजन आप लोगों को पास होना चाहिए। आप लोग क्या करोगे फ्यूचर में, किस भी फील्ड में जाओगे, ओके। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रोडक्ट प्रोसेस मॉडल, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, वो तो आपने डेनियल स्टेफन में दिया था, लेकिन वो करेक्ट है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर मॉडल और प्रोसेस के बारे में बोला गया है, तो सिर्फ ये दोनों नहीं होगा, ओके। और आपका सब्जेक्ट सेंटर मॉडल लाइफ ओरिएंटेड मॉडल नहीं होता है, ओके। एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बट लाइफ ओरिएंटेड मॉडल में से नहीं होगा, ओके। स्टूडेंट सेंटर मॉडल एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड, आप लोग पढ़ते हो कम्युनिटी के लिए, मानो ठीक है, कल्चर कम्युनिटी सोसाइटी पे बेस्ड है, लेकिन आप लोगों का मेन फोकस होना चाहिए सब्जेक्ट सेंटर पे। जिस भी टॉपिक आप लोग चूज कर रहे हो, जिस भी फील्ड आप लोग चूज कर रहे हो, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा सब्जेक्ट सेंटर्ड मॉडल एंड स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल, ओके। आई होप गाइस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, नॉर्म रेफरेंट टेस्ट डिफर्ड फ्रॉम ए क्राइटेरियन रेफरेंट टेस्ट विद रिस्पेक्ट टू। नॉर्म रेफरेंट टेस्ट डिफर्स मतलब डिफरेंशिएट करना, ओके, फ्रॉम ए क्राइटेरियन रेफरेंट टेस्ट विद रिस्पेक्ट टू, किसके बेसिस पे करते हैं, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंटेंट स्पेसिफिकेशन, ओके। देखिए गाइस, टाइप ऑफ टेस्ट आइटम नहीं होगा। टाइप ऑफ टेस्ट आइटम आते हैं, लेकिन इसमें से नहीं होगा। क्वालिटी गुडनेस नहीं देखोगे आप, लर्निंग टास्क भी नहीं देखोगे। देखिए गाइस, नॉर्म रेफरेंट टेस्ट आप नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में आप लोग क्या सोचते हो? देखिए गाइस, नॉर्म रेफरेंस सोर्स टेस्ट क्या होता है? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आप लोग बताओ, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आप लोगों का होता है, आप लोग ग्रुप कंपेयर करते हो, ओके। ग्रुप परसेंटाइल रैंक ग्रुप कंपेयर करते हो, जिसमें से आप लोग मानो कि सेट एग्ज़ाम दिया है, नेट एग्ज़ाम दिया है, तो आप लोगों को एवरी इंडिविजुअल पर्सन का आप लोगों का अलग अलग सा परसेंटाइल रैंक के बेसिस पे कट ऑफ मार्क्स आते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों का ग्रुप के साथ कंपेयर करके आपका रिजल्ट कितना है, आपका मार्क्स कितना है और दूसरों का मार्क्स कितना है, वहाँ पर कंपेयर करके आप लोगों का कट ऑफ मार्क्स परसेंटेज निकालते हैं। तो यही होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। और आपका क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट क्या होता है? आप लोगों को अचीवमेंट टेस्ट होता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। आप लोग मानो कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी, यूजी में आप लोग पढ़ चुके हो, वहाँ पर जो कुछ भी आप लोगों का मानो कि 10th 11th 12th जाए हर एक एग्ज़ाम, हाँ, तो उसमें से आप लोगों का अचीवमेंट कितना था, आप लोग 10th में कितना पाया, आप लोग 12th में कितना पाया, आप लोगों का अचीवमेंट कितना था, आप लोगों का रिजल्ट कितना आया। तो ये पर्टिकुलरली इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट इज कॉल्ड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ओके। तो आप लोगों को यहाँ पर बोला है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट डिफर करते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस से, किसके रिस्पेक्ट से, ओके। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कंटेंट स्पेसिफिकेशन। एवरी इंडिविजुअल बीइंग आप लोगों को कंटेंट अलग अलग होगा। देखिए, टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम उसमें से आते हैं, ओके, लेकिन इसमें से अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका कंटेंट स्पेसिफिकेशन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है 74 में आप लोगों का दिया गया है, इन एन इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी, ओके, इन एन इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर आस्किंग एंड प्रोबिंग आर रेस्पेक्टिवली। इसका करेक्ट आंसर होगा लिमिटेड एंड डिफिकल्ट। देखिए गाइस, इसका आंसर एक्सटेंटिव एंड पॉसिबल भी हो सकता है, ओके। मुझे लगा है लिमिटेड एंड डिफिकल्ट होगा, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन देखिए गाइस, यहाँ पर बोला है आप लोग जब एक इन एन इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़, मानो कि आप लोगों को एक इंटरव्यू देने के लिए एक मौका आया है, तो आप लोगों को वहाँ पर आस्किंग किया जा रहा है एंड प्रोबिंग कर रहा है, ओके, रिस्पेक्टिवली किसके वजह से, ओके। तो आपको देखिए गाइस, वहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन से तो बहुत कुछ है, ओके। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन में आप लोगों का इंफॉर्मेशन कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, प्रोबिंग क्वेश्चन भी होता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर दिया गया है इन इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़, आप लोगों को एक इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिला है, वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन आस्किंग करना एंड प्रोबिंग करना। क्या हर एक टाइम में आप लोग खुद सोचो, आप लोग मानो कि आप लोग एक इंटरव्यू देने गए हो, तो वहाँ पर इंटरव्यूअर आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा है, ओके। तो आप लोगों के क्या हर टाइम वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं होता ना, कभी तो वो रुकते हैं ना, और इतने भी अच्छी तरीके से सबको जो
ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछता है ना, वहाँ पर तो लिमिटेड क्वेश्चन ही पूछता है ना वहाँ पर, और दूसरों का भी इंटरव्यू लेता है इंटरव्यूअर, तो उसको भी क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो आपको अगर सारे क्वेश्चन पूछ दिए तो उसको क्या करेगा। ओके, तो इसमें से लिमिटेड होना चाहिए एंड डिफ़िकल्ट होना चाहिए। ओके, देखिए गाइस, ये जो आपका प्रोबिंग क्वेश्चन है ना, प्रोबिंग, व्हाट डू मीन बाय द टर्म प्रोबिंग क्वेश्चन। ओके, प्रोबिंग क्वेश्चंस आर इंटेंडेड टू हेल्प द प्रेजेंट थिंक मोर डीपली अबाउट द इशूज एंड हैंड। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग बोल सकते हो, व्हाट डू यू थिंक दिस इन द केस। ओके, एक प्रोबिंग क्वेश्चन का आप लोगों का एक एग्जाम्पल है। ओके, और आप लोग बोल सकते हो, हाउ डिड यू डिटरमाइन, हाउ डिड यू कंक्लूड। ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग प्रोबिंग क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पर बोला गया है, इन एन इंटरव्यू और अपॉर्चुनिटी आस्किंग एंड प्रोबेन आर रेस्पेक्टिव। तो वहाँ पर इंटरव्यूअर के जो कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों को वो पूछेंगे, लेकिन वहाँ पर लिमिटेड होगा, ना कि सब्जेक्टिव रियलिटी पे वो बोलते गए और आप लोगों के साथ डिस्कस करते गए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, लिमिटेड एंड डिफिकल्ट। अगर आप लोग देखना आंसर की आने के बाद और दूसरे कोई ऑप्शन ले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट क्या है आप लोगों के, which among the following communication types involves the use of face gesture, tear, eyes and etc for transfer for information। जब एक इंफॉर्मेशन सेंड करना है किसके दौरान, फेस के दौरान। जेस्चर आप लोगों को मालूम ही है, जेस्चर पोस्चर, फेस तो आप लोग जानते हो, आइज। तो ये जो मूवमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं। तो इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है वेस्ट बंगाल स्टेट में, इसका करेक्ट आंसर होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप लोगों को किस में आता है, आप लोगों को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप लोगों को मालूम ही है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आते हैं आप लोगों का फेसियल, जेस्चर, पोस्चर और आई मूवमेंट। ओके, आप लोगों का काइनेस्थेटिक्स से डील करता है। पेपर 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया काइनेस्थेटिक, उसमें से डील करते हैं नॉन वर्बल से रिलेटेड। और आपका वर्बल क्या होता है, वर्बल आपका रिटन फॉर्म में होता है और विजुअल दिया गया है। और फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल मतलब क्या है, वहाँ पर रूल्स रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शन फॉलो करेगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन की तरह ही होगा। ओके, तो उसमें से यहाँ पर बोला गया है फेस जेस्चर, एट्रिया, आइज, तो आपका करेक्ट आंसर होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आई होप क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट आप लोगों का है theory of evolution for explaining reality is the contribution of which Indian educator। reality के बारे में evolution और explaining reality is the contribution in which Indian educator, कौन सा इंडियन एजुकेटर ने बोला है theory of evolution for explaining reality, reality के बारे में कौन सा इंडियन एजुकेटर बोला है। और theory of evolution for explaining reality, theory of evolution के बारे में बोला गया है जहाँ पर डिस्कस किया गया है रियलिटी के बारे में। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा अरविंद। ओके, विवेकानंद नहीं होगा, विवेकानंद मैन मेकिंग आपका नहीं होगा, मैन मेकिंग एजुकेशन। रविन्द्रनाथ टैगोर भी नहीं होगा, गीतांजलि से रिलेटेड है। जट्टू कृष्ण मित्र भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए गाइस, अरविंदो जो है ना, अरविंदो रियलिटी कॉन्सेप्ट पे, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे फोकस किया गया है। तो आप लोग करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है 77 पे। देखिए, व्हाट आर द कॉस्ट कॉन्सिडर्स इन ए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ओके, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में यहाँ पर बोला है डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ओनली, इंटेंजिबल कॉस्ट ओनली, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्क, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए गाइस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, आप लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। एक क्वांटिटिव अप्रोच है, आप लोग पैसों से रिलेटेड है, क्वांटिटिव अप्रोच है, क्वांटिटी में है। इसमें आप लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आप लोग जितने भी पैसा इन्वेस्ट करते हो उसको हम बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए गाइस, 2 सिलेबस में दिया गया है आप लोगों का सेट और नेट में। एक आप लोगों का बोला गया है
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इफेक्टिव होगा आपका क्वालिटेटिव, और ये आपका क्वांटिटिव प्रोसीड्यूर से डील करते हैं, तो ये होगा आपका कॉस्ट बेनिफिट से रिलेटेड एक क्वांटिटिव अप्रोच। तो इसमें से देखिए गाइस, इसमें से डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होता है, इंटेंजिबल कॉस्ट भी होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कॉस्ट पोटेंशियल रिस्क। आप लोग जिस भी तरीके से आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते हो या करोगे, तो वहाँ पर रिस्क भी होगा। आप लोग अगर प्राइवेट में करोगे तो रिस्क होगा, आप लोग अगर गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क नहीं होगा। वहाँ पर गवर्नमेंट में रिस्क होने का चांस बहुत ही कम है, ओके। और प्राइवेट में रिस्क की ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है व्हाट आर द कॉस्ट कंसिडर इन ए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन ही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आएगा। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आएगा, इंटेंजिबल कॉस्ट भी आएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्क भी आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोगों का है 78 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक्स ऑफ काउंसलिंग। इसमें से कौन सा काउंसलिंग स्किल से रिलेटेड नहीं है। तो आप लोगों का पहले दिया है बिल्डिंग ट्रस्ट, एक्टिव लिसनिंग, टेस्ट टॉकिंग एंड जेन्युइननेस, ओके। देखिए गाइस, बेसिक काउंसलिंग स्किल क्या होता है। बेसिक काउंसलिंग स्किल में क्या आता है। बेसिक काउंसलिंग स्किल में आप लोगों का साइलेंस आता है, अटेंडिंग आता है, रिफ्लेक्टिंग एंड पैराफ्रेजिंग आता है, समराइजिंग आता है, क्वेश्चनिंग आता है, आप लोगों का फोकसिंग आता है, इमीडिएसी आता है, रैपोर्ट बिल्डिंग आता है, सब कुछ आता है काउंसलिंग स्किल्स में। तो आप लोग इसमें से बोलो कि इसमें से बोला गया है नेगेटिव ढूंढना, ओके। तो आप लोगों को नॉट पूछा है, नॉट है बेसिक ऑफ काउंसलिंग स्किल, तो आपका करेक्ट आंसर होगा जेन्युइननेस। देखिए गाइस, ये जो आपका काउंसलिंग स्किल है, एक काउंसलर जब काउंसलिंग करते हैं काउंसलिंग को, तब उसको किया जाना चाहिए बिल्डिंग ट्रस्ट तो होगा, इंडिविजुअल रैपोर्ट बिल्डिंग होना चाहिए, काउंसलिंग के साथ बहुत अच्छी तरीके से पेश आना चाहिए, नहीं तो काउंसलिंग उसके पास जाएगा भी नहीं। क्यों जाएगा? अगर एक काउंसलर आपका जितने भी पेशेंट उसके पास गए हो, अगर उसके साथ बैड बिहेवियर किया हो तो नहीं जाएगा ना। तो बिल्डिंग ट्रस्ट, उसको ट्रस्ट रैपोर्ट बिल्डिंग अच्छी तरीके से पेश आना चाहिए, ओके। नेक्स्ट बोला है एक्टिव लिसनिंग। हर एक टाइम काउंसलिंग जब काउंसलर करते हैं, हर एक टाइम एक्टिव लिसनिंग नहीं सुनता ना। आप लोगों को मानो कि आप गए काउंसलर के पास चेकअप करने के लिए, ओके, तो उसके साथ देखने गए और आप लोगों को कुछ बोला है काउंसलर, और आप एक्टिव लिसनिंग, कभी तो आप भी बोलते हो काउंसलर तो आप लोगों को बोलते हैं, कभी एक्टिव नहीं रहता है, ओके। टेस्ट टॉकिंग, वहाँ पर टेस्ट टॉकिंग भी लेता है, मानो कि कैसा टेस्ट, यहाँ पर आप लोग को मानो कि मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग टेस्ट ऐसा तरीके से टेस्ट नहीं लेगा, लेकिन उस टेस्ट से कैसे ओवरकम करना चाहिए उसका डिसीजन उसके पास होता है। आप लोगों को नहीं बोलेगा कि आओ मेरे पास, मैं आप लोगों के चेकअप कर देती हूँ, लेकिन वो तो डॉक्टर के काम नहीं करेगा ना। लेकिन उस टेस्ट के कैसा किसके साथ रिलेटेड करते हैं, आपको किसके पास जाने से आप लोगों का अच्छा होगा, सबको जो बोल देते हैं, ओके। और जेन्युइननेस हर एक टाइम जेन्युइननेस होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है, ओके। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है 79। देखिए गाइस, यहाँ पर बोला है फ्रॉम हुईच एकेडमिक सेशन बीएड प्रोग्राम बिकेम 2 years इन ऑल ओवर इंडिया। ये जो आपका बीएड प्रोग्राम है ना, बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम को ऑल ओवर इंडिया में 2 years करा था, ओके। तो आपका टीचर एजुकेशन से आप लोग कमेटी से क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो आपका जस्टिस वर्मा कमेटी है ना, जस्टिस वर्मा कमेटी, वहाँ पर दिया गया था एक कॉन्सेप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2015 एंड 16, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2015 एंड 16 में बीएड को ऑल ओवर इंडिया में 2 years का पोजीशन दिया गया है, ओके। तो एकेडमिक सेशन वहाँ पर बोला गया है 15 to 16 में बीएड को 2 years करने के लिए इन ऑल ओवर इंडिया, ओके। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एट हायर लेवल एंड इट्स एप्लीकेशन एट डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए गाइस, यहाँ पर बोला है डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एट हायर लेवल एंड इट्स एप्लीकेशन। आप लोगों को करिकुलम हायर लेवल में डेवलपमेंट करने के लिए और उसको एप्लीकेशन करने के लिए डिफरेंट लेवल्स होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ये सेंट्रलाइज होता है। डेवलपमेंट करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं ना, तो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज
नहीं होगा, आपका हॉराइजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होगा, वर्टिकल डायरेक्टिव रिलेशन भी नहीं होगा, तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट देखिए 81 पे क्या गया है, 81 पे है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन ऑफ शैदवाद इज नॉट रिलेटेड। आप लोगों को मालूम ही है शैदवाद किस में से रिलेटेड है, आप लोगों का जैनिज्म से रिलेटेड है। जैनिज्म का एपिस्टेमोलॉजी है शैदवाद और मेटाफिजिक्स क्या है अनेकांतवाद। आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया है बहुत अच्छी तरीके से। आप लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ाया था। और इसमें से देखो यहाँ पर क्या है, 7-fold जजमेंट, रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज, प्रोबेबिलिटी थ्योरी ऑफ नॉलेज, एब्सोल्यूट जजमेंट फ्रॉम द डिफरेंट स्टैंड पॉइंट। ओके, देखिए गाइस इसमें से आपका जो यहाँ पर दिया गया है कि जैनिज्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन शैदवाद इज नॉट रिलेवेंट, यहाँ पर नेगेटिव थॉट पूछा गया है, कौन सा वाला नहीं है। तो आप लोगों को मालूम ही है, आप लोगों का जैनिज्म में नॉलेज के साथ डील करता है। वहाँ पर क्या बोला था, वहाँ पर बोला था नॉलेज के बारे में। ओके, तो यहाँ पर रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज तो आएगा ही। ओके, नॉलेज के साथ रिलेटिवनेस ये भी आएगा। प्रोबेबिलिटी थ्योरी ऑफ नॉलेज, नॉलेज के साथ डील करता है, ये तो बिल्कुल भी आएगा। और एब्सोल्यूट जजमेंट फ्रॉम द डिफरेंट स्टैंड पॉइंट। ओके, डिफरेंट स्टैंड पॉइंट से लेकर आपको ह्यूज जजमेंट करना चाहिए। ओके, आप लोगों को प्रॉपर पॉजिटिवनेस आप लोगों को इंटरप्रिएट करना चाहिए। ओके, तो आप लोगों का 7-fold जजमेंट नहीं आएगा। ओके, 7-fold जजमेंट शैदवाद में नहीं बोला गया है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों, यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया है, व्हिच इज नॉट रेलिवेंट टू द जैनिज्म और शैदवाद कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप लोग देखिए व्हाट इज द मेन एम्फेसिस ऑफ ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी में आप लोगों का मेन एम्फेसिस किस में किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, स्किल एक्विजिशन। ओके, वैल्यू बेन गेन लिबरल फेमिनिज्म नहीं आएगा। आपका ह्यूमन कैपिटल थ्योरी क्या है, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी है आप लोगों का इंडिविजुअल स्किल, आप लोगों का नॉलेज, आप लोगों का इनर कैपेसिटी, इनर टेंडेंसी, इनर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसीज, आप लोगों का कैपिटल क्या है, आप लोगों को पास कितना एजुकेशन है, कितना स्किल आप लोग एक्वायर कर सकते हो, तो उसके साथ डील करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, स्किल एक्विजिशन। नेक्स्ट देखते क्या है गाइस, व्हाइल एग्जामाइनिंग द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेट सैंपल मीन्स, जब आप लोग सैंपल मीन्स को कोरिलेट करते हो द डिग्री ऑफ फ्रीडम, तब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा n-1। आप लोग एक बार देख लेना। नेक्स्ट आप लोगों का है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप है ना, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। देखिए गाइस, एक ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप इज द बेस्ट लीडरशिप। ओके, इन आपका मैनेजमेंट में जितना भी पोर्शन है उसमें से जितना भी लीडरशिप मॉडल दिया गया है उसमें से सबसे अच्छा होगा ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर ट्रस्ट क्रिएट करना चाहिए, ट्रस्ट अच्छी तरीके से डिपेंड होना, टास्क के बारे में बोला गया है। तो आपका इसमें से कंपोनेंट्स में इंडिविजुअलाइज कंसीडरेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एंड इंस्पिरेशन मोटिवेशन, ये आप लोगों का सब कुछ आएगा ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में। लेकिन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं आएगा, आप लोगों का बाहर से मोटिवेशन कोई नहीं करेगा। आप लोग मानो कि आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, वहाँ पर एक मैनेजर है और मैनेजर ने आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट दिया है, आप लोग कुछ मानो कि आप लोगों का एक टीम है, वहाँ पर आप लोगों का टीम में बहुत अच्छी तरीके से आप लोग प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल किया है, प्रॉपर अच्छी तरीके से आप लोग मैनेजर का आदेश पालन किया है। तो लेकिन वहाँ पर मैनेजर ने आप लोगों को किया दिया, मैनेजर ने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से रिवॉर्ड दिया, मानो कि आप लोगों को का बहुत अच्छी तरीके से वो फाइल आप लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तब आप लोग इंट्रिंसिक मोटिवेशन दोगे उन लोगों को। ओके, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन देखिए गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में आप लोगों का इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन आएगा, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन आएगा, इंस्पिरेशन मोटिवेशन आएगा। लेकिन आप लोगों का बाहर से मोटिवेशन कम देगा। आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लोगों को, मैनेजर के अंदर आप लोग काम कर रहे हो तो मैनेजर आप लोगों को इंट्रिंसिक मोटिवेशन देगा आप लोगों को, लेकिन बाहर से कोई आकर कुछ मोटिवेशन तो नहीं करेगा। मोटिवेशन करेगा, आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आप लोगों को मैनेजर ही करेगा, बाहर से आकर कौन आप लोगों को मोटिवेट करेगा और कौन आपका सैलरी इंप्रूवमेंट करेगा। अगर आपका काम अच्छा हुआ तो आपका मैनेजर आप लोगों को रिवॉर्ड देगा, आपका मैनेजर ही आप लोगों का पोजीशन चेंज करेगा, आपका मैनेजर ही आपका सैलरी इंक्रीज करेगा। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 85 देखिए,
85 का क्वेश्चन मैंने इसका आंसर नहीं दिया, आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना, मैंने एक क्वेश्चन ओमिट रखा है, आप लोग एक बार करके। यहाँ पर बोला गया है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर के डेविएशन का फॉर्मूला पुट करके आप लोग को एक बार देख लेना, एकदम एक लाइन में हो जाएगा। ओके, सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम ही है, मालूम नहीं है तो गूगल कर देख लेना, सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है, पुट कर देना और उसका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। ओके मेरे पास टाइम नहीं था लेकिन इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, आप लोग एक बार देख लेना, एक लाइन में आंसर हो जाएगा। ओके 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, 86 में क्या है, 86 में है मैंने बहुत जल्दी में किया ना, इसलिए इसका आंसर नहीं दे पाया। ओके 86 में देखिए क्या है, फॉर इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द टीचर शुड गिव टॉप मोस्ट प्रायोरिटी टू द फॉलोइंग। ओके देखिए गाइस, फॉर इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब चल रही है तब द टीचर शुड गिव टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, टीचर मोस्ट किस पे प्रायोरिटी, किस पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फोकस करेगा किस पे, इसमें से कौन सा, टेस्टिंग, असेसमेंट, इवोल्यूशन, मेजरमेंट। देखिएगा इस टेस्ट तो बाद में लेगा, जब आप लोगों का मानो कि टीचिंग लर्निंग चल रहा है उसके टाइम, जब आप लोग जिसको आप लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। ओके तब आप लोगों का टेस्ट लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बोला गया है टीचर सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी किसको देगा। ओके तो उसमें से करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का असेसमेंट। ओके असेसमेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया है, इवोल्यूशन तो बाद में आएगा, आप लोग कितना सीखा आप लोगों का इवोल्यूट बाद में करेगा, आप लोगों का इफेक्टिवनेस बाद में देखेगा, लेकिन यहाँ पर बोला है इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जब एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा था तब एक टीचर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस पे देना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। असेसमेंट में क्या क्या आता है आपका, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक सब आता है, तो टीचर डिसाइड करेगा कि स्टूडेंट को कौन सा तरीके से बढ़ना चाहिए, कौन सा तरीके से उसको फॉलो करना चाहिए। ओके तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोगों का बी। ओके नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड ऑन, ये जो आपका कॉग्निटिव ये जो आपका वाइगोट्स्की है, वाइगोट्स्की ने कॉग्निटिव वाइगोट्स्की का आप लोगों को मालूम ही है किया था, वाइगोट्स्की का सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से बेस्ड करते हैं उनका थ्योरी, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट वाइगोट्स्की, उसने यहाँ पर बोला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिपेंड ऑन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस पे बेस्ड है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिपेंड ऑन सोशल इंटरेक्शन। देखिएगा इस बहुत सारी इसमें से थोड़ा कॉन्स्पिरेशन है, एनवायरमेंटल प्रेशर नहीं आएगा, आप लोग मेरे साथ 100% मैं चैलेंज कर लूँगी, लेकिन 100% के एनवायरमेंटल प्रेशर नहीं आएगा। वाइगोट्स्की ने बोला है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बेस्ड ऑन द सोशल इंटरेक्शन, सोसाइटी के जितने भी लोग हैं सोसाइटी में, आप हो, हम हैं, सब है, सोशल इंटरेक्शन आएगा, तो उसमें से बोला है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कब होता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म उसको बोला गया है सोसाइटी के सब पर्सन, हर एक इंडिविजुअल को फोकस किया गया है, सोशल इंटरेक्शन पे फोकस किया है, तो सोसाइटी के पार्ट है एनवायरमेंट, लेकिन एनवायरमेंटल प्रेशर तो नहीं क्रिएट होना चाहिए ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोशल इंटरेक्शन। जेनेटिक्स, यहाँ पर जेनेटिक्स कोई माइंड नहीं रखता, इसमें से नहीं आएगा, तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका सोशल इंटरेक्शन। ओके नेक्स्ट आप लोग देखिए 88 में क्या है, reliability is not a sufficient condition. Okay, reliability is not a sufficient condition. Okay, reliability एक सफिशियंट कंडीशन नहीं है टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ एन एजुकेशनल टेस्ट। ओके देखिए गाइस, यहाँ पर बोला है रिलायबिलिटी मीन्स क्या है आप लोगों को मालूम है, रिलायबिलिटी इज बेस्ड ऑन द टर्म कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी हर एक टाइम कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर बोला है रिलायबिलिटी इज नॉट ए सफिशियंट कंडीशन टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ एनी एजुकेशनल रिसर्च। रिलायबिलिटी एक सफिशियंट कंडीशन नहीं है कि हर एक टाइम वैलिडिटी होना चाहिए एजुकेशनल टेस्ट आप जब ले रहे हो तब, एकदम सही बात है, हर एक टाइम कंसिस्टेंसी फोकस नहीं किया जाता है, हर एक इंडिविजुअल एजुकेशनल टेस्ट में, हर एक टेस्ट में आप लोग कंसिस्टेंसी सेम पेशेंट आप लोग क्रिएट करोगे नहीं ना, तो ये तो ठीक बात बोला है। और नेक्स्ट बोला है वैलिडिटी ऑफ एनी टेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स रेलिवेंस टू द पर्पस ऑफ टेक्निक। देखिएगा इसे जो आपका वैलिडिटी है, वैलिडिटी मेन आपका है एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी पे फोकस किया जाए, आपका रिजल्ट कितना ऑथेंटिक होगा। ओके तो यहाँ पर बोला है वैलिडिटी ऑफ एनी टेस्ट, जो कुछ भी टेस्ट आप कर लो, जो चाहे वो वैलिड टेस्ट हो, वो डिपेंड करता है अपॉन इट्स रेलिवेंट टू द पर्पस ऑफ टेस्टिंग, आपका टेस्टिंग के पर्पस के बेसिस पे, तो बिल्कुल सही बात है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा एक्स और आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोगों का बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके
नेक्स्ट देखते हैं क्या है 89 पे। 89 पे क्या है देखिए, काउंसलिंग इज ए प्रोफेशन दैट एम्स टू। देखिए गाइस, काउंसलिंग इज ए प्रोफेशन, काउंसलिंग एक प्रोफेशन है। काउंसलर एक काउंसलिंग को काउंसलिंग कराता है, तो काउंसलिंग एक प्रोफेशन जैसा है। आप लोगों को आप लोगों का बहुत सारा प्रोफेशन, एवरी इंडिविजुअल बींग, सब लोगों का हर एक इंडिविजुअल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। आप एक जगह पे प्राइवेट पे हो या गवर्नमेंट पे हो, हर एक जगह से आप लोगों का वर्क से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशन से आप लोगों को रिलेट करते हो। ओके, तो यहाँ पे उसमें से एक पार्ट है काउंसलिंग। काउंसलिंग का भी एक प्रोफेशन है, काउंसलिंग भी एक कराया जाता है। तो उसका एम क्या है, प्रोमोट पर्सनल ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोमोट ए सक्सेसफुल डायग्नोसिस इन साइकोथेरेपी, इंश्योर दैट क्लाइंट आर करेक्ट मेडिटेशन, सोली एड्रेस बिहेवियर। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, प्रोमोट पर्सनल ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। देखिए गाइस, प्रोमोट ए सक्सेसफुल डायग्नोसिस इन साइकोथेरेपी, हर एक सक्सेसफुल डायग्नोसिस करे, ये तो मुमकिन नहीं है ना, तो नामुमकिन है। साइकोथेरेपी आप लोग प्रमोट कर रही हो, हर एक टाइम सक्सेसफुल हो, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना। कभी कभी काउंसलिंग को जब थेरापी देते हैं तब उसको फेल भी होना चाहिए ना। हर एक टाइम तो काउंसलिंग के हर एक बात को समझ के प्रॉपर अंडरस्टैंड करके उसको सही रिजल्ट ना भी दे सकते हैं। हर एक टाइम 100% क्लियर हो ऐसा तो नहीं है ना, उसके तरफ से भी कुछ फॉल्ट हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोमोट पर्सनल ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। ओके, और आपका सी में दिया गया है इंश्योर द क्लाइंट आर ऑन द करेक्ट मेडिकेशन। ओके, ये नहीं होगा, स्लोली एड्रेस बिहेवियर, ये भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोमोट पर्सनल ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना चाहिए, ताकि एवरी इंडिविजुअल पर्सन, आप लोग जितने भी काउंसलर के पास जितने भी काउंसलर जाए उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से उसके बिहेवियर, ग्रोथ मतलब क्या है, ग्रोथ मतलब है आपको लोगों का फिजिकल अपीयरेंस। ओके, एंड प्रोडक्टिविटी पे इसमें फोकस किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोमोट पर्सनल ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट देखिए आप लोगों का है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से ट्रायंगुलेशन पूछा गया है। ट्रायंगुलेशन का मतलब आप लोगों को मालूम ही है, ट्रायंगुलेशन इन्वॉल्व्स 2 और मोर सोर्सेस ऑफ द डाटा। ओके, और दिया गया है मल्टीपल डाटा कलेक्शन प्रोसीड्यूर रेफर टू ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन इज ए क्वालिटेटिव क्रॉस वैलिडेशन। ट्रायंगुलेशन इंक्लूड्स 2 और मोर रिसर्च मेथड। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ट्रायंगुलेशन इंक्लूड्स 2 और मोर रिसर्च मेथड। देखिए गाइस, यहाँ पर पूछा गया है नॉट करेक्ट, ट्रायंगुलेशन में कौन सा करेक्ट नहीं है। ओके, ट्रायंगुलेशन में कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आप लोगों को मालूम ही है ट्रायंगुलेशन इन्वॉल्व्स 2 और मोर सोर्सेस ऑफ डाटा, ये तो है। मल्टीपल डाटा कलेक्शन भी होता है ट्रायंगुलेशन में। ट्रायंगुलेशन इज ए क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन क्यों बोला गया, ट्रायंगुलेशन इज ए बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रोसेस, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस वैलिडेशन भी बोला गया है वहाँ पर। ट्रायंगुलेशन इंक्लूड्स 2 और मोर रिसर्च मेथड। देखिए ट्रायंगुलेशन ही तो एक मेथड है ना, तो उसमें से 2 और मोर मेथड कहाँ से आएगा। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, 91 देखिए, द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग आर प्रोवाइडेड। डाइट आप लोगों को दिया है वेस्ट बंगाल स्टेट में, डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, इसमें से बोला है कि डाइट में से कौन सा सही ऑप्शन होगा आप लोगों का। डाइट आर प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करते हैं, पी सर्विस, टीचर एजुकेशन, इन सर्विस, बोथ पी सर्विस, इन सर्विस, टीचर एजुकेशन, नन ऑफ द अबव। तो आप लोगों को मालूम ही है डाइट क्या देखते हैं, बोथ पी सर्विस, इन सर्विस एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, बहुत कुछ है। ओके, डाइट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ प्री सर्विस एंड इन सर्विस, टीचर एजुकेशन। ओके, मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग सिर्फ इसका कौन सा आंसर हो। हमने देखा 91 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देख के एक बार टिक कर लिए, आप लोगों का जनरल आइडिया होगा। इसमें से नहीं होगा, आप लोगों का प्रॉपर अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इसका क्वेश्चन का 90, मानो कि आप लोगों का 91 का क्वेश्चन क्या था, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड प्रोवाइडिंग। तो इसका आंसर क्यों हुआ सी, प्री सर्विस, इन सर्विस क्यों हुआ। आप लोगों का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए, ना कि आप लोगों को सिर्फ मैं एक जनरल आइडिया देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर एक इंडिविजुअल बच्चा को सब स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो कि इस क्वेश्चन का आंसर सी हुआ तो क्यों हुआ, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ओके, मैं एक क्वेश्चन दिया और उसका आंसर दिया और चला गया, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। हर एक इंडिविजुअल को, हर एक बच्चे को प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ पाए, इसलिए मैं इस सेशन को
करी हूँ, मैं ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ कि ताकि आप लोगों का बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आप लोगों का 92 नंबर क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर। ओके, गार्डनर पे यहाँ पर कौन सा फोकस गार्डनर ने क्या दिया था, गार्डनर ने आप लोगों को दिया था गार्डनर ने आप लोगों को मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस था, लेकिन इसमें से बोला है व्हिच इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर। गार्डनर में इसमें से कौन सा इंटेलिजेंस के बारे में फोकस नहीं है। तो गार्डनर ने बहुत सारी इंटेलिजेंस पे फोकस किया था, बॉडीली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल, काइनेस्थेटिक और बहुत कुछ भी है। ओके, 7 टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बाद में एक बढ़ाया गया था। ओके, तो आप लोगों का विजुअल ऑडिटरी इंटेलिजेंस नहीं होगा। बॉडीली काइनेस्थेटिक किससे डील करता है, बॉडीली काइनेस्थेटिक्स आप लोगों का बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। ओके, इंटरपर्सनल मतलब आप लोग एक के साथ दूसरे पर्सन के बारे में जितना सोचते हो, और इंटरपर्सनल आप लोगों का खुद का जो इंटेलिजेंस है सब इंक्लूड। ओके, और 93 में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू सिलेक्ट ए सैंपल फॉर टीनेज अब्यूजर्स। टीनेज अब्यूजर्स में इसमें से कौन से अप्रोप्रिएट सैंपल आप लोग चूज करते हो, तो उसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्वीनियंस सैंपलिंग। ओके, कॉन्वीनियंस, एक्सीडेंटल, इंसिडेंटल ये सब होगा। पार्पोसिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा। स्नोबॉल भी आप लोगों का नॉन प्रोबेबिलिटी आता है, नहीं होगा। आपका थियोरेटिक सैम्पलिंग भी नहीं होता। तो टीनेज अब्यूजर्स में आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट क्या है 94 नंबर क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इनमें से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। ओके, इसमें से कौन सा आप लोगों का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो देखिए गाइस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत कुछ आप लोगों को आता है। ओके, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आप लोगों का बहुत कुछ आता है। इमोडो आता है, कैनवास आता है, कैनवा आता है, लेकिन कैंपस नहीं आता। कैंपस आप लोगों को मालूम ही है, मानो कि आप लोग इंजीनियरिंग डिग्री कर रहे हो, आप लोगों का 3rd सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में आप लोगों को कैंपसिंग होता है। और कैंपस किस वहाँ पर तो बोलता है कैंपसिंग, और कैंपस किसको, मानो कि एक फुल अच्छी तरीके से आप लोगों का एक पर्सनल एरिया कैंपस, मानो कि आप लोगों का एक वॉलंटियर कुछ चल रहा है, तो वहाँ पर कुछ प्रॉपर अच्छी तरीके से एक बहुत सारा कैंपस आप लोगों का यूनिवर्सिटी कैंपस होता है। आप लोगों का जितने भी फील्ड कैंपस बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जहाँ पर आप लोग खेल कूदते हो, प्ले जब आप लोगों का यूनिवर्सिटी में, या जितने भी आप लोगों का क्रिकेट ऑडिटोरियम हो गया, तो उसको हम बोलते हैं कैंपस। ओके, तो इसमें से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आप लोगों का इडमो, कैनवास एंड कैनवा आएगा, कैंपस नहीं आएगा। ओके, तो 95 में देखिए, ऑन्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी व्हिच डील्स विद द थ्योरी ऑफ। तो ये इसमें से मेरा एक कन्फ्यूजन है, एक क्वेश्चन का आंसर वैल्यू भी हो सकता है और क्रिएशन भी हो सकता है। आप लोग आंसर की तरफ वेट करो, देखते हैं इसका आंसर क्या देता है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, इसका आंसर मेरा कमेंट सेक्शन में देना। ओके, तो मुझे लगता है वैल्यूज। देखिए गाइस, यहाँ पर ऑन्टोलॉजी बोला है ब्रांच ऑफ फिलोसफी व्हिच डील्स विद द थ्योरी। ऑन्टोलॉजी मीन्स क्या है, आप लोगों को एक क्वेश्चन आया था ऑन्टोलॉजी से रिलेटेड, पेपर 1 है, पेपर 2 मुझे याद नहीं है, पेपर 2 में शायद, लेकिन पेपर 2 में नहीं होता तो पेपर 1 में आया था। ऑन्टोलॉजी डील करता है रियलिटी के साथ। बहुत सारी बच्चों ने मेटाफिजिक्स में किया है, लेकिन मेटाफिजिक्स बियॉन्ड द टेक्स्ट होता है। ओके, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा ऑन्टोलॉजी इज द रियलिटी। तो रियलिटी पे फोकस करते हैं, तो आप लोग खुद ही सोचो रियलिटी मतलब क्या है। रियल थिंग मतलब रियलिटी आपका प्रेजेंट करेंट नॉलेज पे बेस करता है। तो करेंट नॉलेज आप लोगों का क्रिएशन हो सकता है और वैल्यू हो सकता है। देखिए, नॉलेज और बीइंग देयर रिलेशन ये तो नहीं होगा। नॉलेज आप लोगों का डील करते हैं एपिस्टेमोलॉजी से, और आपका बीइंग एंड देयर रिलेशन नहीं होगा। ऑन्टोलॉजी बीइंग एंड देयर रिलेशन होता है बियॉन्ड द टीचिंग, तो बियॉन्ड द टीचिंग होता है। ओके, तो नहीं होगा वैल्यूज। और इस क्वेश्चन में मेरा डाउट है, आप लोग देख लेना एक बार, इस क्वेश्चन आप लोग खुद एक बार देख लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है एक्सपोजिटरी अप्रोच। एक्सपोजिटरी अप्रोच में क्या होता है, expository approach method that present content organized way, method that present content unstructured way, method that present content in a small part, method that present content in a experiential way. Okay, तो guys इसका करेक्ट आंसर होगा method that present content in an experiential way. देखिए guys, expository approach, expository मतलब आप लोगों का experiential learning, तो आप लोगों का method that present that content in experiential way, आप लोगों का expository learning हो रहा है, तो आप लोगों को एक्सपेरिमेंट प्रॉपर अच्छी तरीके से
एक्सपेरिमेंट कर देगा। ओके, एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों को डिसीजन लेना चाहिए। प्रेजेंट कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं। ओके, और ऑफ द मेथड दैट प्रेजेंट कंटेंट इन द ऑर्गेनाइज्ड वे इन द ऑर्गेनाइज प्रेजेंट्स इन द वे। ओके, मेथड दैट प्रेजेंट कंटेंट इन द अनस्ट्रक्चर वे। अनस्ट्रक्चर वे तो एक्सपोजिटरी मेथड में नहीं आएगा। ओके, अनस्ट्रक्चर नहीं होगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर आएगा। एक्सपेरिमेंट तरीके से आप लोग कुछ एक काम कर रहे हो तो उसको आप प्रॉपर अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंट करके करना पड़ेगा। ओके, तो आप लोगों का वो नहीं आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आप लोग देखो, ऑनलाइन असेसमेंट ऑफ द लर्नर कैन नॉट बी कैरिड आउट। तो ऑनलाइन असेसमेंट में लर्नर जो ऑनलाइन असेसमेंट करते हो तो उसमें से कौन सा कैरिड नहीं करता। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हॉट पोटैटो। स्क्वीजी भी नहीं होगा, जिस्ट भी नहीं होगा, टेस्टोमोज भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हॉट पोटैटो। जिस्ट आप लोगों को मालूम ही है, जिस्ट इज ए फ्री ओपन सोर्स वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर फॉर वेब एंड मोबाइल। मेक ए कॉल लॉन्च योर ओन सर्वर इंटीग्रेटेड इनटू योर ऐप। ओके, तो जिस्ट भी नहीं होगा, और आपका जो क्विजिस है वो भी नहीं होगा, और आपका हॉट पोटैटो क्या है? हॉट पोटैटो एक 6 एप्लीकेशन है इनेबलिंग यू टू क्रिएट ए इंटरेक्टिव मल्टीपल चॉइस शॉर्ट आंसर जम्प सेंटेंसेस कोर्स वर्ड। ओके, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा हॉट पोटैटो। टेस्टोमोज भी नहीं आएगा। ओके, टेस्टोमोज भी नहीं आएगा। 98 देखिए, ए क्वालिटी रिसर्च इज द आउटकम ऑफ एन एनालिटिक माइंड। इट इज सो रिच सोर्स ऑफ लिटरेचर, कलेक्टिव स्कॉलरशिप एंड जेन्युइन माइंड। देखिए गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा एन एनालिटिकल माइंड। देखिए, क्वालिटी रिसर्च, एक रिसर्च को हम क्वालिटी रिसर्च इज आउटकम। एक क्वालिटी रिसर्च का आउटकम कैसा होना चाहिए? एक क्वालिटी रिसर्च का आउटकम कैसा होना चाहिए? क्वालिटी रिसर्च का आउटकम क्वालिटी बोला है तो रिसर्च ऑफ लिटरेचर हम लोग नहीं, लिटरेचर पे नहीं जाएगा, क्वांटिटेटिव पे फोकस करता है। कलेक्टिव स्कॉलरशिप पे यहाँ पर कुछ काज नहीं है, तो हमें डाउट लगता है ऑप्शन नंबर ए एंड डी पे, एन एनालिटिकल माइंड और जेन्युइन माइंड। देखिए, हर एक टाइम जेन्युइन माइंड हो, क्वालिटी रिसर्च का आउटकम आप लोग एक क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो तो आप लोगों का एन एनालिटिक माइंड ही होगा, जेन्युइन माइंड भी नहीं होगा। तो अब हमें लगता है ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप लोग देखो क्या होता है इसका आंसर। ओके, 99 पे देखिए, 99 पे है आप लोगों का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ ए एजुकेशनल रिसर्च। ओके, एजुकेशनल रिसर्च में आप लोगों को क्या दिया गया है? ओके, एजुकेशनल रिसर्च में आप लोगों को क्या दिया गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स रिलायबिलिटी ऑफ एन एजुकेशनल रिसर्च में रिलायबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स में पूछा गया है। तो पहले दिया गया है रेप्लिकेबिलिटी ऑफ ए स्टडी, एक्यूरेसी ऑफ द डाटा एनालिसिस एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा कलेक्शन एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स। ओके, एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स। तो आप लोगों को मालूम ही है कि एजुकेशनल रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन द टर्म एजुकेशन में अप्लाई करते हैं, तो एजुकेशनल रिसर्च में रिलायबिलिटी में क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 and 3। रेप्लिकेबिलिटी ऑफ द स्टडी, रेप्लिकेबिलिटी होना चाहिए, एंड ऑप्शन नंबर 3 कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा कलेक्शन। एक्यूरेसी ऑफ डाटा कलेक्शन हर एक टाइम एक्यूरेसी हो नहीं होता। क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट, क्रेडिबिलिटी नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन होगा 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का है डायलेक्सिया। ओके, डायलेक्सिया आप लोगों का 100 नंबर क्वेश्चन है। डायलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ राइटिंग डिसऑर्डर। आप लोगों को मालूम ही है, मेंटल डिसऑर्डर नहीं होगा, रीडिंग डिसऑर्डर भी नहीं होगा। आप लोगों का डायलेक्सिया का कॉन्सेप्ट दिया है आप लोगों का इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राइटिंग डिसऑर्डर। ओके, राइटिंग डिसऑर्डर इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो यही थी आप लोगों का 51 to 100 का क्वेश्चन एनालिसिस। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना एक, और कमेंट कर देना, एंड फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चले इसका। ओके, एंड नोटिफिकेशन बेल एंड प्रेस द bell icon for upcoming notification. Okay, and thank you so much guys for watching this video, and please like, share, comment and subscribe my YouTube channel. Thank you once again. Thank you so much. Have a nice day.